नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 जून यानी कि आज मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी तीनों शिफ्ट में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न पूछा गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1974 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। 2008 से मौलाना अबुल कलाम आजाद की वर्षगांठ के दिन भारत में शिक्षा के उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन वर्ष 1980 में शुरू किया गया। बचपन बचाओ आंदोलन एक भारतीय आधारित बाल अधिकार आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य बंधुआ मजदूरों, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करना था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था और उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 2022 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, एएसआई बाबूराम को 2022 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने मरण उपरांत जम्मू कश्मीर के एएसआई बाबूराम को उनकी उत्कृष्टता, बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और कर्मनिष्ठा के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। एएसआई बाबूराम की पत्नी रीना रानी और उनके बेटे को गणतंत्र दिवस 2022 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। मरण उपरांत उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, अशोक चक्र। स्वतंत्रता के बाद अब तक 67 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। अशोक चक्र सैनिक एवं असैनिक को वीरता, पराक्रम और उनके बलिदान के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है, जो कि मरण उपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 2022 को किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों, नरेंद्र ध्रुव बत्रा को नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न था, आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग 2019-20 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, इनका नाम है नैरिज बाल्किस। आईएसएल 2021-22 के लिए गोल्डन बूट विजेता हैं बर्थोलोम्यू कोरोमिनास। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री हैं मीना सिंह मंडावे। विधानसभा क्षेत्र है इनका उमरिया, उमरिया जिले का मानपुर विधानसभा सीट से यह आती हैं, मीना सिंह मंडावे। 21 अप्रैल 2022 को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के गठन के तहत मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के रूप में इनने शपथ ली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सिनेमा से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में मिलने वाला एक पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 1969 में की थी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, यह याद रखिएगा। और यह प्रश्न कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिएगा, देविका रानी को। अगला प्रश्न था, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था। और 27 मई 2030 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों, यह तीनों वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइमन कमीशन से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न था, आईसीसी में कितने पूर्ण सदस्य हैं? तो दोस्तों, आईसीसी
में 12 कुल पूर्ण सदस्य हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जिसमें कुल 104 सदस्य हैं और उनमें से 12 पूर्ण सदस्य हैं। पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार को औपचारिक रूप से आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। आईसीसी का पूर्ण रूप होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला प्रश्न था 1720 से 1761 के बीच किस साम्राज्य का विस्तार हुआ था? तो दोस्तों 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। मराठा साम्राज्य का विस्तार 1720 से 1761 तक हुआ, जिसने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधिकार को समाप्त कर दिया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से जब्त कर लिया था और 1730 के दशक तक मराठों को पूरे दक्कन प्रायद्वीपीय के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी। जिंजी, सतारा एवं रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा, एवं पूना उपराजधानी थी। अगला प्रश्न था 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जहां भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है और इसका शुभारंभ वन मंत्री विजय शाह द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 73वां संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सभी जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया। इसने भारत के राज्यों को त्रिस्तरीय सरकारी ढांचा प्रदान किया। पंचायती राज के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तरदायी बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते हैं? तो दोस्तों क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, याद रखिएगा। कोरियोलिस बल शून्य होता है, यहां थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया था? तो दोस्तों एमपीपीएससी का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 18(3) के तहत किया गया था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 118(3) के तहत किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। डीबी रेगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे एवं राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की पहली बार 1958 में परीक्षा आयोजित की थी, याद रखिएगा। एमपीपीएससी ने 1958 में पहली परीक्षा आयोजित की थी। अगला प्रश्न था मौत से ठन गई कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा। मौत से ठन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और दोस्तों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अभी याद रखिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था तर्कवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों रेने डेस्कार्टेस को तर्कवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था सामान्यतः द्रव्य के रूप में कौन सी धातु रहती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे रूम टेम्परेचर पर पारा यानी कि मरकरी द्रव्य के फॉर्म में पाई जाती है और इसका सिंबल होता है Hg और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 80 होता है पारा का। अगला प्रश्न था ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अनुवांशिकी के पिता के रूप में
ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, तो इनका संबंध अनुवांशिकी से था। सही जवाब अनुवांशिकी है। अगला प्रश्न था चेचक किस वायरस से फैलता है? तो दोस्तों चेचक बोरियोला वायरस द्वारा फैलता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, यह तो सब आप जानते ही होंगे, जिन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप और कार्बन का शुद्ध रूप है? तो दोस्तों ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन के अपरूप एवं शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न था टाइफाइड बीमारी किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न था पोलियो बीमारी किस वायरस से होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा पोलियोमाइलाइटिस बीमारी द्वारा, वायरस द्वारा पोलियो की बीमारी होती है, जिसे पोलियो वायरस भी कहा जाता है, पोलियोमाइलाइटिस को। अगला प्रश्न था आयोडीन नमक क्या है? तो दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड युक्त सामान्य नमक को ही आयोडीन नमक कहा जाता है। अगला प्रश्न था घरों से निकलने वाला सबसे खतरनाक अपशिष्ट क्या होता है? तो दोस्तों पुरानी बैटरियां या पुरानी सेल घरों से निकलने वाला सबसे खतरनाक अपशिष्ट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों यह शायद कल या परसों वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे एवं जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत के योजना आयोग का परिस्थापन है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अतः वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। दोस्तों आज की थर्ड शिफ्ट में भी नीति आयोग से एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट प्रश्न तो याद नहीं था, बाकी इन्हीं पॉइंट्स में से एक कोई पॉइंट उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ग्रीक राइटर हैं यह, जिनका नाम है लेविस ममफोर्ड, याद रखिएगा। और यह ग्रीक भाषा में एक पुस्तक लिखी गई थी कल्चर ऑफ सिटीज, जिसका कई भाषाओं में बाद में अनुवाद हुआ है। अगला प्रश्न था मुगल शासन में भूमि के मालिकों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें जमींदार कहा जाता था। जमींदारों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे और भूमि राजस्व इकट्ठा करने का भी उन्हें अधिकार था, याद रखिएगा, मुगल शासन के दौरान। और जागीरदार सैन्य सेवाओं के बदले भूमि आवंटन के धारक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों एग्जैक्ट ऊंचाई 1352 मीटर है समुद्र तल से। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि 1352 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसका सही जवाब होगा फिर 1350 मीटर। लेकिन अगर यह दोनों ऑप्शन में हो तो उसका सही जवाब 1352 मीटर ही है। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1352 मीटर है, और यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर महादेव पर्वत पर स्थित है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा पचमढ़ी में तबा नदी बहती है, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और बीफॉल, अप्सरा फॉल एवं पांडव गुफाएं पचमढ़ी में ही स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। और सर्वाधिक वर्षा भी पचमढ़ी में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि वर्ष 1988 में हुआ था, इसके तहत 21 वर्ष से आयु घटाकर मतदान की 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और याद रखिएगा राजीव गांधी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न था हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है? तो दोस्तों वाराणसी कैंट स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 1972 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 1972 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों यह प्रश्न 2 से 3 बार वन रक्षक के एग्जाम में और कम से कम 7 से 8 बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल से 25 जून
1977 तक। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक। अगला प्रश्न था यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी होता है? तो दोस्तों लगभग हर दूसरी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए सहयोगी होता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप सभी जानते हैं लीवर यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। 1957 में महान संरक्षणवादी एवं दार्शनिक जिम कॉर्बेट के सम्मान में हेली नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे, तो वर्तमान में भी दोस्तों यही है। और भोपाल के भी याद रखिएगा, मकरंद देउस्कर वर्तमान में भोपाल के पुलिस कमिश्नर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है कोडा। 2022 में ऑस्कर पुरस्कार का यह 94वां संस्करण था जिसमें कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न था तबले की ताल पर कितनी ध्वनियां निकलती हैं? तो दोस्तों तबले की ताल पर 30 ध्वनियां निकलती हैं। तबला लगभग 30 अलग अलग स्वरों या बोलों का उत्पादन, यहां उत्पादन नहीं दोस्तों उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक ध्वनि का एक नाम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजस्व मंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था स्वच्छता अभियान की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो यह सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, याद रखिएगा। यह स्वच्छता अभियान की टैगलाइन है। अगला प्रश्न था लोकसभा की सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई थी? तो दोस्तों संशोधन 31वें के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में पारित किया गया जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं जिन्हें 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इन गुफाओं की खोज DS बाकड़कर द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों इस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकिनेज, जो कि रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों पोटेशियम एवं सोडियम जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं से होने वाली बीमारी नहीं है? तो दोस्तों पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इस वजह से यह इसका सही जवाब था। पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि कुछ जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं, याद रखिएगा। एक बार फिर से इनके नाम सुन लीजिएगा, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, यह सभी जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं। फिर प्रश्न था क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसे Cl से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा गया था जो कि मुझे कंफर्म नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, आया है कि क्लोरीन से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा कैंसर एवं फेफड़ों की बीमारियां,
तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और स्टूडेंट की डिमांड पर दोस्तों कल सुबह मैं हिंदी की अपनी प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि कुछ दिन से कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास बनाने के लिए। तो कल सुबह दोस्तों 7:30 बजे सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की मैं पहली क्लास अपलोड करूंगा। तो इस क्लास को भी आप जरूर एक बार देखिएगा और आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही अथर्व एकेडमी चैनल पर मैंने पटवारी में आए हुए सभी सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के प्रश्नों की 2 क्लास अपलोड करी है, जिसमें से काफी प्रश्न आपको बनरक्षक के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो उन क्लासेस को भी एक बार जाकर जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।